डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल लेक्चर में प्रमुख रूप से उपस्थित इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के अध्यक्ष श्री सिराजुद्दीन कुरैशी जी, उपाध्यक्ष श्री SM खान जी, सेंटर के अन्य पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित अनेक देशों के एम्बेसडर्सगण, देवियों और सज्जनों, इसे मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि कलाम साहब जैसी अजीम शख्सियत की याद में आयोजित जलसे में शिरकत करने का मुझे मौका मिला है। इस लेक्चर सीरीज़ के ज़रिए कलाम साहब के आदर्शों को लोगों तक पहुँचाने के लिए मैं इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के प्रेसिडेंट और गवर्निंग काउंसिल को बधाई देता हूँ। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि ये सेंटर अपने मैंडेट के मुताबिक कौमी एकता के लिए लगातार काम करता रहा। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए काम करके आप सभी सही मायनों में कलाम साहब जैसे नेशन बिल्डर की विरासत को मजबूत बना रहे हैं। इस नेक काम के लिए आप सबकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मुझे दिसंबर 2017 में राष्ट्रपति के रूप में रामेश्वरम जाकर उनकी आखिरी आराम गाह में उन्हें श्रद्धांजलि देना नसीब हुआ था। वहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल परिसर में स्थित उनके म्यूज़ियम में उनसे जुड़ी यादगार निशानियों का एक ख़ास असर मेरे दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए बना रहेगा। मैं जानता हूँ कि मेरी ही तरह हर भारतवासी को देश के उस महान सपूत पर नाज है जिसे अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत थी। आज के इस जलसे में कलाम साहब की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर की कुछ बातों का जिक्र हमने ऑडियो के जरिए सुना। हालांकि कलाम साहब ने लिखा था कि उनके बाद उनकी कहानी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सच तो ये है कि उनकी कहानी कभी ख़त्म न होने वाली कहानी है। उनकी अमर कथा का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए दिलो दिमाग में बना रहेगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि कलाम साहब को बच्चों से बेहद लगाव था। वे स्कूली बच्चों से ख़ास तौर पर मिला करते थे। उन्हें यकीन था कि वो आने वाली पीढ़ियां भारत के स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करेंगे। मुझे भी अपने देश की युवा पीढ़ी की काबिलियत और मेहनत पर पूरा भरोसा है। मैं ये भी मानता हूँ कि भारत की तरक्की में हमारी बेटियों की अहम भूमिका रहेगी। राष्ट्रपति होने के नाते मैं अनेक शिक्षण संस्थानों का विजिटर भी हूँ। मुझे ये देखने को मिला है कि लगभग सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हमारी बेटियाँ लड़कों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करती हैं। पिछले महीने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू के कन्वोकेशन में मैंने देखा कि सभी गोल्ड मेडल्स हमारी बेटियों ने ही जीते। इस साल के सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में भी टॉप 3 पोजीशंस हमारी बेटियों ने ही हासिल की थी। हमारी बेटियों के आगे बढ़ते हुए ये कदम आने वाले भारत की सुनहरी तस्वीर पेश करते हैं। देवी और सज्जनों, इस सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट जनाब SM खान ने कलाम साहब के प्रेस सेक्रेटरी के ओहदे की जिम्मेदारी तो बखूबी निभाई थी। उन्होंने कलाम साहब पर एक अच्छी किताब भी लिखी है। उस किताब में ये जिक्र आता है कि कलाम साहब रोज़ कुरान और गीता का पाठ करते थे। वे वीणा भी बजाया करते थे। महाभारत के किरदारों में वो विदुर को सबसे अधिक पसंद करते थे, क्योंकि विदुर में नाइंसाफ़ी के खिलाफ संजीदगी के साथ आवाज़ उठाने की हिम्मत और सलाहियत थी। और इसीलिए अभी जब मैं उनका वीडियो देख रहा था तो उन्होंने कहा था, व्हेन यू स्पीक द ट्रुथ व्हेन यू स्पीक द ट्रुथ। ये कहा जा सकता है कि कलाम साहब इंडो इस्लामिक कल्चर की एक आदर्श मिसाल थे। डॉक्टर कलाम संत तिरुवल्लुवर के उपदेशों को अक्सर लोगों के साथ साझा करते थे। अपनी मशहूर किताब इग्नाइटेड माइंड्स में
उन्होंने एक ऐसे ही उपदेश का उल्लेख किया है जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह किया जा सकता है। ज्ञान और विवेक यानी इल्म व इदराक ऐसे हथियार हैं जो इंसान को बर्बादी से बचाते हैं। उनकी ताकत से इंसान का अंदरूनी किला इतना मजबूत हो जाता है कि उस पर कोई भी दुश्मन काबिज हो ही नहीं सकता। अनकोट। देवियों और सज्जनों, कलाम साहब जितना जोर साइंस पर देते थे उतनी ही अहमियत वे रूहानियत को भी देते थे। आम लोगों में साइंस के लिए रुझान पैदा करना उनका एक मिशन था। इस मिशन को उन्होंने बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए आगे बढ़ाया। लेकिन ये बात भी गौरतलब है कि वे सभी धर्मों के संतों और फ़कीरों से मिलते थे और उनसे कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते थे। उनकी लिखी किताबों में एक छोटी सी किताब है जिसका नाम है बिल्डिंग अ न्यू इंडिया। उस किताब के एक चैप्टर का टाइटल है लर्निंग फ्रॉम सेंट्स एंड सीयर्स। उस चैप्टर में उन्होंने संतों और दरवेशों से अपनी मुलाकातों का जिक्र किया है और उनके विचारों को सम्मान के साथ प्रस्तुत किया है। कलाम साहब साइंस और फ़लसफ़ा तथा डेवलपमेंट और एथिक्स को बराबर की अहमियत देते थे। कलाम साहब के साथ दो चीज़ें बड़े सहज तरीके से जुड़ी हुई हैं और वे दो चीज़ें हैं उनकी नेकी और उनकी शोहरत। उनकी नेकी से मुत्तसिर होकर लोगों ने इतना लिखा और कहा है कि अगर उन सबको इकट्ठा किया जाए तो कई वॉल्यूम्स की एक किताब बन जाएगी। कलाम साहब ने लिखा है कि मैं देशवासियों से भारत की महानता को समझने और उसे अपनाने की गुजारिश करता हूँ। वो कहते थे कि किसी भी ताकतवर मुल्क में तीन खास बातें होती हैं। पहली बात है कि जो कुछ मुल्क ने हासिल किया है उस पर फ़ख्र करना। दूसरी बात है भाईचारा बनाए रखना और तीसरी बात है मिलजुल कर काम करने की सलाहियत। वे चाहते थे कि हमारे देशवासी भारत के महान लोगों की कहानियों को अपनी यादों में ताज़ा रखें और उनसे नसीहत लें। वे ये भी कहा करते थे कि जो भी मुल्क आगे बढ़े हैं उनमें मिशन की भावना रही है, इसीलिए जो भी काम करना हो उसे एक मिशन की तरह पूरा करने का जज्बा होना चाहिए। वे चाहते थे कि हम सब अपने देश के ताने बाने को मजबूत बनाने के लिए लगातार एकजुट होकर आगे बढ़ते रहें। देवियों और सज्जनों, वे देश प्रेम यानी वतन से मोहब्बत को सबसे बढ़कर मानते थे। वे कहा करते थे कि जब AR रहमान वंदे मातरम गाते हैं तो उनकी आवाज़ हर देशवासी की रूह तक पहुंचती है। भारत के हर गांव और शहर को, भारत के हर शहरी को वे खुशहाल और मजबूत देखना चाहते थे और इसके लिए हमेशा कोई न कोई प्रोग्राम या स्कीम बनाते रहते थे तथा उसे अमल में लाने की कोशिश में भी लगे रहते थे। कलाम साहब चाहते तो नासा में या दुनिया के किसी भी मुल्क में बहुत बड़े ओहदे पर काम करके ढेर सारी दौलत कमा सकते थे। उनके पास ऐसे ऑफर भी आते थे, लेकिन उन्होंने देश में ही रहकर साइंस, खासकर डिफेंस, स्पेस साइंस और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भारत की सेल्फ रिलायंस या खुद मुख्तारी का रास्ता मजबूत किया। उन्होंने भारत के पश्चिमी और पूर्वी समुद्र के रेतीले तटों पर जो प्रोजेक्ट अंजाम दिए हैं वे हमारी सेल्फ रिलायंस का परचम है। उड़ीसा से लगे समुद्री तट के पास एक द्वीप पर कलाम साहब के मार्गदर्शन में एक अति आधुनिक मिसाइल टेस्टिंग रेंज विकसित किया गया है। कलाम साहब के सम्मान में उड़ीसा की राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की सहमति से सन 2017 में उस द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड रखा है। एक बड़ा सादा सा लेकिन सनसनीखेज शेर है जो मुझे लगता है कि कलाम साहब पर बिल्कुल ठीक बैठता है। वो शेर है कि वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। कुछ लोगों के जहन में हज़रत इस्माइल और जमज़म के मुक़द्दस पानी की तारीख भी उभरी होगी। मैं नेकी और रूहानियत से जुड़े सभी मज़हबों के ऐसे तमाम वाक़यात के अजीम किरदारों को भी सलाम करता हूँ।
देवियों और सज्जनों, कलाम साहब की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर हर देशवासी को पढ़नी चाहिए, खासकर नौजवानों को। ये किताब कई भाषाओं में छप चुकी है। मैं ये भी चाहूँगा कि हमारे नौजवान कलाम साहब की अनमोल नसीहतों को अपने जीवन में ढालें। अपने टीचर्स की इज्जत करना और अपने घर वालों से लगाव बनाए रखना उनकी कहानी में बार बार जाहिर होता है। उनके साथ काम करने वाला छोटा बड़ा हर इंसान उनके साथ लगाव महसूस करता था। जीवन की सादगी और ख्यालात की बुलंदगी उनकी पहचान रही है। देवियों और सज्जनों, मुझे बताया गया है कि जुलाई 2007 में कलाम साहब ने इस सेंटर में एक तकरीर की थी। इस सेंटर अर्थात आपके सेंटर में उस साल 1857 की जंग आज़ादी का 150वां साल बीतने की यादगार में उन्होंने कुछ अहम बातें भी कही थी। भारत को एक मजबूत देश बनाने के अपने नज़रिए को उन्होंने साझा किया था। उन्होंने इस बात पर खास जोर दिया था कि भारत एक समृद्ध, सेहतमंद, सुरक्षित, शांतिपूर्ण और खुशहाल मुल्क बने जो हमेशा सस्टेनेबल ग्रोथ के रास्ते पर चले। आजकल हम भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। इस उत्सव का एक पहलू स्वाधीनता सेनानियों और आज़ादी के बाद के भारत के सफ़र को याद करना भी है। मैं चाहूँगा कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर कुछ ऐसे काम करे जिनसे कलाम साहब के और उन वैज्ञानिकों के बारे में जिन्हें खुद कलाम साहब ने 5 माइटी सोल्स कहा है, उनके बारे में नई पीढ़ी में जानकारी बढ़े। कलाम साहब ने जिन महान वैज्ञानिकों का जिक्र किया था उनके नाम हैं प्रोफेसर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन, प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश, प्रोफेसर MGK मेनन और डॉक्टर राजा रमन्ना। नेशन बिल्डर्स की कहानियों में हमारे वैज्ञानिकों की कहानियाँ ख़ास तौर से शामिल की जानी चाहिए। आज से एक हफ्ते बाद यानी 27 जुलाई के दिन हमारे देशवासी कलाम साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर उनका सादर स्मरण भी करेंगे। 15 अक्टूबर के दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। मैं चाहूँगा कि इस्लामिक सेंटर द्वारा कलाम साहब से जुड़ी इन तारीखों के दिन हर साल खासकर नौजवानों में विज्ञान की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए प्रोग्राम किए जाएं। मेरा विचार है कि ऐसा करके आपका सेंटर कलाम साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। कलाम साहब भारत को केवल एक विकसित देश के रूप में ही नहीं बल्कि एक महाशक्ति के रूप में देखना चाहते थे। उन्होंने 2020 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का खाका पेश किया था। मुझे पूरा यकीन है कि जब हमारी आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब हमारी अगली पीढ़ी भारत को एक महाशक्ति के रूप में पूरी दुनिया के सामने स्थापित कर चुकी होगी। 2047 का वो भारत हमारे महान स्वाधीनता सेनानियों के सपनों का और कलाम साहब के सपनों का भारत होगा। धन्यवाद। जय हिंद।